अस्सलाम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं कि हम लोगों ने केमिस्ट्री को किस तरह प्रिपेयर करना है फॉर नेशनल एमडीकेट। अगर बात करें एमसीक्यूज़ की तो हमारे पास है स्मार्ट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर से 56 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं तैयारी हम लोगों ने इसकी किस तरह से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमारे पास मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्टली आप लोगों ने बुक को थॉरली रीड कर लेना है और उसमें से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। ऐसा कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आप लोग अपने नोट्स बना लोगे, वो आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं उनको एक एक्स्ट्रा कॉपी पर या किसी पेज पर लिख लोगे। ठीक है, अब आप लोगों ने वो पेज पर लिख लिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यही सेम तरीका आप लोगों ने सेकेंडरी की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी करना है। अब अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसमें हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप लोगों को से रिएक्टेंट्स पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट्स गिवन होंगे और रिएक्टेंट्स पूछेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होता है कि आप लोगों को वो रिएक्टेंट्स देकर प्रोडक्ट पूछेंगे। ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों देंगे आपको और आप लोगों से रिएक्शन की कंडीशन पूछेंगे कि हमारे पास इसमें टेम्परेचर कितना यूज़ होगा, प्रेशर कितना है और कैटलिस्ट जो है वो कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, इन दिस एंड दैट आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इनको जो है बुक को थॉरली रीड कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करना है उसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये अपनी बनाए हुए कुछ नोट्स हैं। अगर आप लोग देखो तो आप लोग नोट्स को जितना जो है वो शॉर्ट करके लिख सकते हो लिख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोगों ने जो है वो क्विक रिविजन करनी होती है पेपर से एक दिन पहले कि हम लोगों ने सारी बुक को रिवाइज करना था। तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि हम लोगों ने अब वहाँ पर बाकी 4 सब्जेक्ट्स भी जो है वो रिवाइज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मुश्किल हो जाता है कि हम लोग दोबारा से सारी बुक को रिवाइज़ करें, सारे एमसीक्यूज़ बुक्स को रिवाइज़ करें। ठीक है, तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो पेपर से एक दिन पहले आप लोगों को बहुत आसानी होगी, विद इन लेस टाइम आप लोग अपनी पूरी बुक को जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए नोट्स बने हुए हैं बिल्कुल इस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जब आप फिर मल्टीपल टाइम्स इसको क्विक रिवीजन करोगे तो आप मोस्टली पॉइंट्स आपके ध्यान में बैठ जाएंगे। ठीक है, और उन पॉइंट्स को आप लोग को जो है वो फिर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोग क्या कर लो कि उसके बाद इन नोट्स में से भी जो है फर्दर हाईलाइटिंग कर लो कि जो पॉइंट्स आपको भूलते हैं, कन्फ्यूजिंग लगते हैं, आप लोग उनको फर्दर हाईलाइट कर लो ताकि फिर आप लोग लास्ट डे पर आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी ना पड़े। आप लोग सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज़ करो जो आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट है, आपके लिए कन्फ्यूजिंग है और आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो आप लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करो चलोगे। ठीक है, अब विद इन लेस टाइम हम लोग 15 मिनट के अंदर भी आप इस एक चैप्टर को जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने बुक भी रीड कर ली, आप लोगों ने जो है वो हाईलाइट भी कर लिया, आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए। अब उसके बाद आप लोगों की बारी आती है एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते वक्त वो क्या करते हैं कि जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो तो उसको लगा लेते हैं, टिक कर लेते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू नहीं आता वो जो है वो लास्ट से की को कंसल्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप लोग अगर वो एमसीक्यूज़ आते तो वेल एंड गुड, अगर आपको वो एमसीक्यू नहीं आता तो आप उसको खुद जो है वो सर्च करो, बुक से सर्च करो। ठीक है, की को कंसल्ट ना करो। उससे ये होगा कि जब आप लोग उसको कंसल्ट करोगे तो वो एमसीक्यू आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक एमसीक्यू नहीं आता तो आप लोगों को जो चाहिए कि आप लोग उसमें देखो कि अगर उसमें ये ऑप्शन ठीक है तो ये ऑप्शन क्यों ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो रीज़न। अगर बाकी 3 ऑप्शन जो है वो गलत हैं तो वो क्यों गलत है। इन दिस एंड दैट पे आप लोग एक एमसीक्यू से 4 पॉइंट्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस का जो ठीक तरीका है वो यही है। ठीक है, अब एट द एंड हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो है वो ज़्यादातर उठाया जाएगा। ठीक है, या हम लोगों ने किस किस चैप्टर में से किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अब मेरे पास फर्स्ट केमिस्ट्री की बुक नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ से ही बता देता हूँ। अब स्टेचू केमिस्ट्री की बात करें तो अक्सर वो यहाँ से डिफरेंट कन्वर्जन्स का पूछता है, मोल टू मैथ, मैथ्स टू मैथ्स, मोल टू मोल। ठीक है, आप लोगों को मोल्स दिए होते हैं, दूसरे मोल्स फाइंड करने होते हैं, मोल्स दिए होते हैं, मैथ्स फाइंड करना होता है, इस तरह डिफरेंट कन्वर्जन से पूछने होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर एक मरतबा आप लोगों की इसमें प्रैक्टिस हो गई ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। दूसरे को जिस चैप्टर की बात करें हमारे पास तो इसमें से वो ज़्यादातर वो क्वांटम नंबर्स में से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ पर फोकस करना है। अब ये जो तीसरा चैप्टर है तो इसमें से अक्सर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, उनकी शेप, उनका बॉन्ड एंगल, ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं। ठीक है, और एमओटी में से भी वो एमसीक्यू पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर 4 है गैसेस वाला चैप्टर, तो यहाँ से वो डिफरेंट किस्म के लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, तो यहाँ से एमसीक्यू पूछ रहे होते हैं। ठीक है,
या फिर फर्दर हमारे पास पार्शियल प्रेशर का वो जो लॉ है और हमारे पास डाल्टन लॉ है, तो इस तरह वहाँ से MCQ आ रहे होते हैं। बाकी जो लिक्विड और सॉलिड वाला चैप्टर, तो यहाँ से वक्त अक्सर जो है फैक्टर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं कि इवेपोरेशन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन कौन से उस पर डिपेंड करता है फैक्टर पर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस केस पर डिपेंड करता है। और यहाँ से अक्सर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास किस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, इसमें हमारे पास कुछ रिलेशन जो स्टार्टिंग में KP KC और KX के दरमियान रिलेशन, तो वहाँ से MCQ आ सकता है, ठीक है। फर्दर इसमें हमारे पास एक लिशेटली प्रिंसिपल है, तो वहाँ उधर से बहुत MCQ आते हैं, मस्ट MCQ आते हैं एक दो। वहाँ से वो अक्सर वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर, और उसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर उसकी एप्लीकेशन में से ही MCQs वो दे रहे होते हैं। एसिड बेसिस वाला चैप्टर जो है, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास pH PUH फाइंड करने का डिफरेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस के रिलेटेड, तो वो पूछते हैं। फर्दर इसमें हमारे पास जो इसमें बफर सोल्यूशन वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये केमिकल काइनेमैटिक्स जो चैप्टर है, इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों ने बस लिख लेना है। फर्दर हमारे पास सोल्यूशन वाले चैप्टर में से हमारे पास डिफरेंट किस्म की हमारे पास मोलैलिटीज़ आ जाती हैं, मोलैलिटीज़ आती हैं, हमारे पास मोल फ्रैक्शंस आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। फर्दर इसमें हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, उसकी एप्लीकेशंस जो है उधर से भी MCQ आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी की बात करें, उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होती है, तो वो आप लोगों ने बुक को रट लेना है, ठीक है। एज इट इज़ MCQ उठाए जाते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, कोई घुमाया फिराया नहीं जाता, एज इट इज़ बुक से MCQs उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन MCQs को, बुक की स्टेटमेंट्स को रट लेना है। अब और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो आप लोगों से डिफरेंट वो फ्लेम के कलर्स पूछ रहे होते हैं, फ्लेम टेस्ट आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। आप लोगों को जो है वो रिएक्शंस का पता हो, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। या कौन सा एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास वो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है या नहीं करता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्दर इस चैप्टर में हमारे पास आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद हो, ठीक है। अक्सर वो पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल, विच द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल, कौन सा हैलोजन है कौन सा हैलोजन नहीं है, तो इस तरह के वो MCQ पूछ रहे होते हैं। रिएक्शंस पे फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए, उनकी कंडीशंस मस्ट पता होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम इंपॉर्टेंट है, उसकी एम्फोटेरिक नेचर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ MCQs में आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ देख लेना है। हाँ, अब D और F ब्लॉक की बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारे पास उसमें ये इसकी पहली बात तो ये कि नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर वो किसी कॉम्प्लेक्स का नाम कॉम्प्लेक्स देते हैं तो उसका नाम हमने लिखना होता है। तो फर्दर इसमें हमारे पास जो इसकी डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। यहाँ से अक्सर MCQ जाते हैं उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ पर, कौन सा कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन में जो है वो यूज़ होता है। और एलाइज फॉर्मेशन में से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाले, ठीक है। इस टेबल को आप लोगों ने मस्ट देख लेना है, ठीक है। यहाँ से MCQ उठाए जाते हैं। बाकी कौन सा कंपाउंड कलर देता है कौन सा कंपाउंड कलर नहीं देता, ये चीज़ आपको पता हो। फर्दर ये डिफरेंट केमिस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वो आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ से बस MCQ उठाए जाते हैं। अब लास्ट पे देखें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर हैं, तो उसमें से हमारे पास उस तरह से एज इट इज MCQs उठाए जाते हैं। आप लोगों को बुक स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम MCQs की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अक्सर नोमेनक्लेचर में से MCQ हो जाता है, ठीक है। और फर्दर ये बुक पे डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। फर्दर हमारे पास इसमें जो रिएक्शन से MCQ जाते हैं, 3 तरह के MCQ होते हैं। या तो फिर आप लोगों को फिर आप लोगों को प्रोडक्ट्स देकर रिएक्टेंट्स का पूछते हैं, या तो फिर वो रिएक्टेंट्स देकर आप लोगों को प्रोडक्ट का पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर दोनों चीज़ें आप लोगों को गिवन होती हैं, आपको वो रिएक्शन कंडीशंस का पूछ लेते हैं कि हमारे पास इसमें टेम्परेचर कौन कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से MCQ आपसे पूछ सकते हैं। तो और बाकी बस आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बस सेकेंडरी केमिस्ट्री को रट लो एज इट इज़, ठीक है। और नोट्स बनाओ, बार बार उनको रिवाइज़ करो, MCQs की प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि अपने लिए चीज़ों को आसान बनाओ, उनको वाइंड अप करो, उनको एक जगह करके लिखो, ताकि लास्ट पे आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। क्योंकि जो आखिरी दिन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन होता है बंदे पर, तो हम लोगों ने उस बर्डन को ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि हम लोग अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और एट एंड ऑफ द डे लास्ट डे पर हम लोग विद इन लेस टाइम हम अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। तो बस आप अपने लिए बस नोट्स वगैरह बनाओ, और अगर कोशिश करो कि अकेडमीज़ के लेक्चर्स भी जो है वो आप लोग एक ही जगह पर लिखो, अपने नोट्स पॉइंट्स भी उधर ही ऐड करो। अब जब MCQs पर हम लोग एक और चीज़ मैं बताऊँ कि अब जब आप लोग जब MCQ की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो उसमें से अभी अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों को मिलता है, तो आप उस पॉइंट को उठाकर
अपने नोट्स में ऐड करो, ताकि एट एंड ऑफ द डे आप लोगों को वो एमसीक्यू की बुक रिवाइज ना करनी पड़े। ठीक है, जब आप अपने बाकी नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो वहाँ पर भी वो आपके वो पॉइंट्स रिवाइज हो जाएं। ठीक है, इन दिस एंड डैट वे आप लोग विद इन लेस टाइम आप लोग अपने होल सिलेबस को टेस्ट से एक दिन पहले इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो। थैंक यू।